मैं पिछले 20 साल से फ्लड कंट्रोल का बिजनेस कर रहा था, पर मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन में खुद इस पानी में फंस जाऊंगा। 25 सितंबर की दोपहर को मैं अपने गोडाउन में माल चेक कर रहा था। तभी मेरे फोन पर अचानक एक अजीब सी वेदर वार्निंग आई। ये कोई नॉर्मल ऑरेंज अलर्ट नहीं था, ये एक डार्क रेड वार्निंग थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आने वाले 96 घंटों में 1000 से 1500 mm बारिश होने की उम्मीद है। ये बारिश क्या पूरी धरती को डुबा देगी? गोडाउन अंदर से किसी तंदूर जैसा गर्म था। मैं बिना शर्ट के था, फिर भी पसीने से पूरा भीगा हुआ था। कड़कती गर्मी की दोपहर थी। छत इतनी गर्म थी कि हाथ जल जाए और फैन की हवा भी एकदम आग जैसी लग रही थी। लाओ, मुझे 50 फ्लड बैग्स और दे दो। मेरा पुराना कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर झाओ दरवाजा धकेल कर अंदर आया। उसका चेहरा एकदम अजीब लग रहा था। मैंने उसे गौर से देखा और पूछा, कल ही तो तुम 50 बैग्स ले गए थे। नहीं, वो काफी नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है। क्या तुम्हें हैवी रेन की वार्निंग नहीं मिली? तब जाकर मेरा ध्यान गया कि गवर्नमेंट की तरफ से लगातार कई सारे मैसेजेस आ चुके थे। मैंने एक लंबा चौड़ा वार्निंग मैसेज खोला जिसे पढ़कर मेरे होश उड़ गए। सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेन इफेक्ट, सुपर स्ट्रॉन्ग लो वॉटेक्स कन्वेक्शन वेदर, जो 96 घंटे से ज्यादा चलने वाला था। इससे होगा क्या? कॉन्ट्रैक्टर झाओ ने आसमान की तरफ देखा और बोला, इसका मतलब है कि एकदम भयंकर बारिश होने वाली है, सोच से भी ज्यादा। मैंने 30 साल कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया है, पर ऐसा भौकाल पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर झाओ पागलों की तरह माल इकट्ठा करने लगा। फ्लड बैग्स, वाटरप्रूफ लिक्विड, सीलिंग मटेरियल्स, वाटरप्रूफ रोल्स, जो भी हाथ लगा वो सब अपनी गाड़ी में भरने लगा। उसको इस तरह दीवानों की तरह सामान उठाते देकर बाकी कस्टमर्स भी आपस में छीना झपटी करने लगे। सिर्फ आधे घंटे में मेरे गोडाउन का आधे से ज्यादा वाटरप्रूफ माल बिक गया। भाई, और सैंडबैग्स है क्या? सैंडबैग्स वो सब तो कब के खत्म हो गए। जल्दी नया माल मंगवा लो, ये बारिश बहुत खतरनाक होने वाली है। मुझे थोड़ा शक तो था, फिर भी मैंने अपने सप्लायर को कॉल किया, पर आगे से जवाब आया, माल नहीं है, सप्लाई कब की बंद हो चुकी है। शाम के 4 बजे आसमान अचानक से काला पड़ गया। थी तो कड़कती गर्मी, पर ठंड ऐसी लग रही थी जैसे सर्दियों की रात हो। तेज हवाएं चीख रही थीं और गोडाउन का लोहे का दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। मैंने दरवाजा लॉक किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। सब्जी मंडी से गुजरते वक्त सामने का नजारा देखकर मैं अपनी जगह पर ही सुनना पड़ गया। नॉर्मल दिनों में इस वक्त तक यहाँ सन्नाटा छा जाता था, पर आज वहां भीड़ भरी हुई थी। ट्रॉली लिए हुए आंटियां पागलों की तरह रेशन लूट रही थी। चावल, आटा, तेल, नूडल्स और पानी की बॉटल्स। जिसके हाथ जो लग रहा था वो उठा रहा था। चिकन 20 रुपए किलो, जिसको चाहिए जल्दी लो। कल तो ये 5 रुपए का था ना। कल की बात और थी। देख नहीं रहे हो, भयंकर बारिश आने वाली है। एक बार ये मौका गया तो पैसे देकर भी कुछ नहीं मिलेगा। मेरा दिल घबराने लगा। जो लोग सालों से यहाँ धंधा कर रहे थे, उनकी मौसम की समझ किसी से भी बेहतर थी, और अब वो लोग भी अपनी जान पर खेलकर रेशन बचा रहे थे। मैं भी जल्दी से भीड़ में घुस गया और 3 पैकेट नूडल्स, 1 बोरी चावल और पानी के कुछ बॉक्सेस उठा लिए। बिल बनवाते वक्त कैशियर ने पूछा, हाई एनर्जी बिस्किट्स भी चाहिए क्या? हाँ, सब कुछ मेरे बिल में जोड़ दो। मेरा घर पुराने शहर की एक ऊंची बिल्डिंग में था। 12 फ्लोर तक जाने वाली वो पुरानी लिफ्ट जब चलती थी तो उसमें से अजीब सी आवाजें आती थी। अब उसमें इतने किलो का रेशन रखा था, आधे रास्ते में ही मुझे डर लग रहा था कि ये टूट ना जाए। 11th फ्लोर पर रहने वाले ओल्ड वैंग लिफ्ट में आए। तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीद लिया? बहुत तेज बारिश होने वाली है, इसलिए बैकअप रख रहा हूँ। न्यूज वालों की बातों से मत डरो, हम लोग शहर के बीच में हैं। पिछले साल भी बोले थे कि 1000 साल बाद ऐसी बारिश आएगी, और आखिर में एक सड़क तक नहीं डूबी थी। मैंने उससे आगे कुछ नहीं कहा, बस लिफ्ट के ऊपर जाने का वेट करने लगा। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला, बारिश की पहली बूंद गिरी। वो बारिश नहीं लग रही थी, बल्कि ओलों की तरह थी जो जोर से विंडो पर गिरी। उसके तुरंत बाद ही तेज बर्फीली बारिश शुरू हो गई। वो लोहे की ग्रिल पर ऐसे बज रही थी जैसे गोलियां चल रही हों। मैं विंडो के पास गया और नीचे देखा। लोग अपने सिर को ढककर पागलों की तरह भाग रहे थे। बारिश की बूंदें इतनी तेज थीं कि आधे फुट तक पानी उछल रहा था। एक बेचारा आदमी साइकिल चला रहा था और बारिश उसको ऐसे थप्पड़ मार रही थी कि वो इधर उधर झूल रहा था। ये बारिश किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। मेरा फोन फिर बजा। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था, हेलो नेबर्स, मैं सोसाइटी मैनेजर हूँ। गवर्नमेंट से नोटिस आया है कि सब लोग घर से बाहर निकलना कम करें और अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। नीचे के फ्लोर्स वाले पानी भरने से बचें। मेंटेनेंस का पैसा तो पूरा लेते हो, नालियों का ध्यान कौन रखेगा? सही बात है, पिछले महीने ही तो नाली खराब हुई थी। अभी भी बहस कर रहे हो? अगर जल्दी सुपरमार्केट जाकर कुछ नहीं खरीदा तो ठेंगा भी नहीं मिलेगा। मैंने फोन बंद किया और घर में रखे हुए राशन की गिनती शुरू की। मैं फ्लड कंट्रोल के बिजनेस में था, इसलिए मेरे पास वाटरप्रूफ माल की कमी नहीं थी। वाटरप्रूफ लिक्विड, सीलिंग मटेरियल्स और लाइफ जैकेट्स, सब कुछ एकदम सेट था। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। उसका शोर किसी बॉम्ब ब्लास्ट की तरह गूंज रहा था। जमीन से आसमान तक सब कुछ सफेद हो चुका था, यहाँ तक कि सामने वाली बिल्डिंग भी ठीक से नहीं दिख रही थी। टीवी पर हर न्यूज चैनल बस यही वार्निंग चला रहा था। न्यूज एंकर की आंखों में डर था।
ट्रेन इफेक्ट की वजह से हमारे शहर में इतिहास की सबसे खतरनाक और लगातार चलने वाली भयंकर बारिश होने वाली है। कृपया सभी लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और घर से बाहर ना निकलें। मेरे फोन पर कंस्ट्रक्शन मार्केट के ग्रुप में भी बवाल मचा हुआ था। वाटरप्रूफ माल सारा लुट गया। अभी किसी ने 10 गुना ज्यादा रेट में फ्लड बोर्ड्स खरीदे हैं। मेरे पास अभी वाटरप्रूफ कपड़ा बचा है, 1000 का 1 मीटर, जिसको चाहिए जल्दी आओ। ये सब मैसेजेस देकर मैं बुरी तरह घबरा गया। 15 साल हो गए थे इस फ्लड बिजनेस में, मैंने हर तरह की बारिश देखी थी, पर इस बार मुझे एकदम दुनिया खत्म होने वाली फीलिंग आ रही थी। नीचे बिल्डिंग की नालियों से पानी के बुलबुले निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर से कोई भूत बाहर निकलने वाला हो। मैंने अपने कुछ दोस्तों को मैसेज भेजा, भाई लोग ये बारिश बहुत अजीब है, जल्दी से खाना पीना इकट्ठा कर लो। तू फालतू में ओवरथिंक कर रहा है। सिर्फ मेरे एक दोस्त ने, जो वेदर डिपार्टमेंट में काम करता था, मुझे रिप्लाई किया, जल्दी राशन भर ले। उसके बाद मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, अपनी रेनकोट पहनी और सीधा नीचे की तरफ भागा। सोसाइटी की दुकान पूरी तरह खाली हो चुकी थी। दुकान वाले ने शटर गिरा दिया था। सब बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया, एक दाना भी नहीं बचा। 4 सड़कें छान मारी, तब जाके कॉर्नर में एक छोटी सी दुकान मिली। अंदर पूरा केओस मचा था। लोग जो भी मिल रहा था उसे पागलों की तरह अपने सीने से लगा रहे थे। सारे शेल्फ साफ हो चुके थे। मैंने किसी तरह आखिरी 2 पैकेट बिस्किट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स और मीट के डिब्बे झपट्टा मार कर ले लिए। 1000 रुपए। जो चीज पहले 100 की थी उसके तुम 1000 मांग रहे हो। चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए तो पीछे वाले को दे दूंगा। मैंने गुस्से में अपने दांत पीसे और QR कोड स्कैन कर दिया। वापस आते वक्त पानी मेरे घुटनों तक पहुंच गया था। जिस रास्ते को पार करने में पहले आधा घंटा लगता था, इस तूफानी बारिश में वहां मुझे 2 घंटे लग गए। कुछ सड़कें तो पूरी तरह धंस चुकी थी। कचरा हर जगह तैर रहा था। एक गाड़ी पूरी तरह पानी में डूब गई थी और गाड़ी वाला उसके अंदर फंसा था। कुछ लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर पानी का प्रेशर इतना हैवी था कि उनकी ताकत काम नहीं आई। वहां से गुजरते हुए मैंने उस बेचारे की चीख सुनी, कोई मुझे बाहर निकाल लो, मैं 10,000 दूंगा। किसी ने जवाब नहीं दिया। इस वक्त पर बस अपनी किस्मत के भरोसे रहना था। जब मैं अपनी सोसाइटी वापस पहुंचा तो पानी ग्राउंड फ्लोर के हॉल तक आ चुका था। नीचे के फ्लोर्स वाले अपना सामान ऊपर शिफ्ट कर रहे थे। लिफ्ट अब पूरी तरह मर चुकी थी। पानी इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? नालियां भर गई हैं, पानी उल्टा अंदर मार रहा है। 60 साल की उम्र में ऐसा भौकाल मैंने पहली बार देखा है। मैं अपना सामान पकड़कर सीढ़ियों से चढ़ने लगा। हर फ्लोर पर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। 2nd फ्लोर वाले अपना दरवाजा ब्लॉक कर रहे थे, 5th फ्लोर वाले फायर डोर चुरा रहे थे और 8th फ्लोर पर झगड़ा चल रहा था। ऐसे टाइम पर भी तुम्हें अपनी ज्वेलरी की पड़ी है? ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। हमारी जान जाने वाली है और तुम इन गहनों को बचा के क्या करोगी? 12th फ्लोर पर पहुंचते ही मैंने तुरंत टेप से अपने दरवाजे और विंडो के किनारों को पूरी तरह सील कर दिया। दरवाजे के पीछे मैंने कुछ सैंड बैग्स भी लगा दिए। भले ही मैं 12th फ्लोर पर था, पर बारिश इतनी भयंकर थी कि पानी का लेवल कहां तक जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता था। रात के 9 बजे पूरी लाइट चली गई और शहर एकदम काले अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ बारिश की जानवरों जैसी चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने फोन की लाइट जलाई और अपने माल को गिना। खाना 10 दिन चल सकता था। पानी के 4 बॉक्स थे और मोमबत्ती, लाइटर और इमरजेंसी लाइट भी थी। मैं अकेला रहता था तो इतना सामान काफी होना चाहिए था। फोन का सिग्नल आकर जा रहा था। आखिरी मैसेज गवर्नमेंट का था, लोग सेफ जगह पर रहें, खुद से बाहर घूमने की कोशिश न करें और अगले ऑर्डर का वेट करें। मैं विंडो पर टेका लगाकर बाहर रात के आसमान को देखने लगा। बारिश रुकी नहीं थी, बल्कि उसके साथ ओले भी गिरने लगे थे। वो ओले कांच पर ऐसे बज रहे थे जैसे भूत के हजारों नाखून खुरच रहे हों। नीचे गाड़ियों के अलार्म्स लगातार बज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरा शहर दर्द से रो रहा हो। रात के 4 बजे एक भयंकर आवाज से मैं झटके से उठ गया। मैंने खिड़की से नीचे झांका। बिजली की चमक में पूरी सोसाइटी दिख रही थी। बाहर की दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका था। बाढ़ का पानी किसी भूखे जानवर की तरह दहाड़ता हुआ सोसाइटी के अंदर घुस रहा था। नीचे खड़ी गाड़ियां पानी की लहरों में तैरने लगीं, गोते खाने लगीं और जोर से बिल्डिंग की दीवारों पर जा टकराईं। 20 साल से मैं फ्लड का बिजनेस कर रहा था। मैंने हजारों कस्टमर्स को देखा था जिन्हें बाढ़ से बचने का सामान चाहिए था, और मैं हमेशा फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनसे कहता था कि अगर तैयारी सही हो तो बाढ़ का पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर आज मुझे औकात समझ आ गई। एक असली बाढ़ के आगे इंसान की तैयारी कचरे के बराबर होती है। बारिश लगातार गिर रही थी, पर यह तो सिर्फ गेम की शुरुआत थी। रात का वो धमाका बस एक ट्रेलर था। मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैं चुपचाप विंडो के पास बैठ गया और नीचे पानी के लेवल को घूरता रहा। फोन में थोड़ी बैटरी बची थी, पर सिग्नल मर चुका था। मेरे WeChat फीड पर आखिरी पोस्ट रात 1 बजे का था। किसी दुकानदार ने ऐड डाला था, मेमोरी कार्ड्स की सेल बेस प्राइस पर।
ये देखकर मुझे अपने आप पर हंसी आ गई। सुबह होते ही बारिश थोड़ी हल्की हो गई। नीचे का नजारा अब ठीक से दिख रहा था। पूरी सोसाइटी एक गंदे तालाब में बदल चुकी थी। रात तक जिन पेड़ों के टॉप दिख रहे थे, अब बस उनकी हल्की सी डालियां पानी पर झूल रही थी। पार्क, जिम का सामान और बैठने की जगह सब कुछ पीले गंदे पानी के अंदर समा चुका था। पानी अब 4th फ्लोर की खिड़कियों तक पहुंच चुका था। मैं 12th फ्लोर पर था। लॉजिक के हिसाब से मुझे सेफ होना चाहिए था, पर इस दीवाने पानी को देखकर मुझे बिल्कुल भी गारंटी फील नहीं हो रही थी। और सबसे बड़ा रोना तो यह था कि पानी एकदम काला और कीचड़ जैसा हो गया था। उसमें कचरा, गाड़ियां और कुछ अजीब बंदर जैसे जानवरों की लाशें तैर रही थी। तभी दरवाजे पर अचानक नॉक हुआ, जिससे मेरे होश उड़ गए। कौन है? मैं हूं, ओल्ड वैंग। तुम्हारे पास खाना है? मैंने पीप होल से देखा और दरवाजा खोल दिया। ओल्ड वैंग दरवाजे के फ्रेम का सहारा लेकर खड़ा था। उसकी बॉडी एकदम वीक लग रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख चमक रही थी। मैंने कल ध्यान नहीं दिया। मेरे घर में खाने के नाम पर कुछ नहीं है। प्लीज मेरी मदद करो। सिर्फ 2 पैकेट बिस्किट और पानी बचा है, देकर चलाना। ओल्ड वैंग झुक झुक कर थैंक यू बोलने लगा और वहां से चला गया। मैं जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। जब बाकी लोगों को होश आएगा कि क्या चल रहा है, तो मेरा ये थोड़ा सा माल किस किस को पूरा पड़ेगा। और जैसा सोचा था वही हुआ। उजाला होते ही सीढ़ियों में बवाल चालू हो गया। 4th फ्लोर वाला अपनी पूरी फैमिली को ऊपर ला रहा था। उनका घर डूब चुका था। आदमी के हाथ में खाना पीना था, औरत ने कपड़े गले से लगाए थे और एक छोटी बच्ची कुत्तों को पकड़े थी। हम कहाँ जाएंगे? सीढ़ियों पर ऐसे कोई कैसे रह सकता है? कम से कम पानी में मरने से तो ठीक है। सब उस गवर्नमेंट की गलती है। इतना पानी भर गया और कोई बचाने नहीं आया। शोर और बढ़ने लगा तो मैं चुपचाप अपना दरवाजा बंद करके बैठ गया। पर मुसीबत खुद मुझे ढूंढती हुई आ गई। तुम अकेले रहते हो, घर में पूरी जगह है। हमें कुछ रात वहां ठहर लेने दो, बस मैं और मेरी बीवी। हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। मैं अंकल जैंग को जानता था। वो सोसाइटी के बाहर सब्जी बेचते थे। आदमी भले थे, पर अभी जो सीन चल रहा था। अंकल जैंग, मुझे सच में माफ कर दो, पर यहाँ जगह फुल हो चुकी है। मैंने हमेशा तेरा ध्यान रखा है, तुझे सबसे बढ़िया और फ्रेश सब्जी देता था। चलो यहाँ से। वो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें। मैं दरवाजे पर सिर टिकाए खड़ा था और मेरा दिल कचोट रहा था। पर मैं जानता था अगर आज मैंने शराफत दिखाई तो आगे चलकर मेरी ही वाट लग जाएगी। दोपहर तक बर्फीली बारिश ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। मैं खिड़की पर चिपक कर देखने लगा। पानी अभी भी ऊपर चढ़ रहा था। अब 5th फ्लोर तक पहुंचने वाला था। सामने वाली बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर एक बंदा खिड़की पर खड़ा चीख रहा था। वो मदद मांग रहा था, पर इस पागलपन में उसकी मदद कौन कर सकता था? सबसे बेकार बात तो ये थी कि पानी का रंग भी बदलने लगा था। पहले जो पीला और मैला था, अब वो काला हरा हो गया था। पानी के ऊपर तेल की एक लेयर तैर रही थी। मैंने पानी पर मरी हुई मुर्गियों के झुंड तैरते देखे। साथ में लंबे काले बैग्स भी थे। मैं सोचना भी नहीं चाहता था कि उन बैग्स में क्या रखा था। हवा में एकदम सड़ने वाली बदबू फैल गई थी। खिड़कियां पूरी तरह सील होने के बाद भी वो जहर अंदर आ ही रहा था। बाहर कॉरिडोर में फिर से कलेश शुरू हो गया था। वो लोग रहने का पैसा मांग रहे हैं, 1000 रुपए एक दिन का। उसको पैसे का नशा चढ़ गया है। उनके पास तो कम से कम घर है, तुम्हारा क्या? वो लोग मजबूरी का फायदा उठाकर लूट रहे हैं। इससे अच्छा हम सब मिलकर छत पे टेंट लगा ले। टेंट लगा ले? पगला गए हो क्या? ओले गिर रहे हैं, संभाल पाओगे? बाहर लोगों की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने पीप होल से बाहर झांका तो देखा कॉरिडोर लोगों से भरा पड़ा था। बेडशीट्स और ब्लैंकेट हर जगह फैले थे। कुछ लोग गोल घेरे में बैठकर सिगरेट फूंक रहे थे और वो घटिया धुआं पूरे कॉरिडोर में घूम रहा था। तभी एक जोर की चीख आई जिसने पूरे कॉरिडोर को सन्नाटे में डाल दिया। कोई कूद गया है। मैं भागकर खिड़की के पास गया और देखा पानी में कोई डूब रहा था। वो उस गंदे पानी के तेज बहाव में अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। ये वही आदमी था। शायद वो हाथ धो बैठा था और तैरकर दूसरी जगह बचने की कोशिश कर रहा था, पर पानी की ताकत के आगे कुछ नहीं चला। बस कुछ मिनटों में ही वो आदमी गायब हो गया। कॉरिडोर का सन्नाटा खत्म हुआ और अब वहां डर और पैनिक मच गया था। मेरा हाल भी इसके जैसा हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा। बचाने? बाहर निकल कर देखो जरा, पूरी दुनिया डूब चुकी है। कौन किसको बचाएगा? डर अब भीड़ में बीमारी की तरह फैल चुका था। कोई फूट फूट कर रो रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था और कुछ ने तो दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए थे। मैंने तुझे राशन खरीदते देखा था। हम सब तेरे पड़ोसी हैं। तू ऐसे मुंह फेर कर नहीं बांट सकता। दरवाजा तोड़ दो, इसका सारा माल आपस में बांट लेंगे। मैं हड़बड़ा कर भागा और अपना फ्रिज दरवाजे पर टिका दिया। मेरा माथा पसीने से चमक रहा था और बाहर से दीवार तोड़ने की आवाजें बढ़ती जा रही थी और मुझे दरवाजे पर पड़ती दरारें साफ दिख रही थी। ऐसे मौत के मूवमेंट पर 13th फ्लोर वाले ब्रदर लिन बाहर निकल कर आए। सब अपने हाथ रोको, अगर अब किसी ने कलेश किया तो मैं उसको इसी पानी में फेंक दूंगा। ब्रदर लिन एक एक्स आर्मी सोल्जर थे। वैसे तो चुपचाप रहते थे, पर सोसाइटी में उनका बड़ा भौकाल था। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, बाहर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता शांत होने लगा। अभी कुछ दिन नहीं हुए और तुम सब आपस में भिड़ने लगे। जिसका घर है वापस जाओ, जो नहीं जा सकता वो चुपचाप सीढ़ियों पर बैठो। अगर किसी ने पंगे लिए तो उसकी हड्डियां मैं तोड़ूंगा। भीड़ धीरे धीरे गायब होने लगी, पर मैं जानता था वो कुत्ते लोग वापस आएंगे। जब उनकी भूख सर पर चढ़ेगी तब बंदूक भी दिखा दो, कोई असर नहीं करेगी। रात में मैं अपना हाई एनर्जी बिस्किट चबा रहा था और पानी घूट रहा था। खाने में वो बहुत कचरा था, पर इस वक्त मेरी जान बचा रहा था।
खिड़की के बाहर बारिश रुक नहीं रही थी। पानी पूरी तरह 6th फ्लोर निकल चुका था। हमारी बिल्डिंग किसी आइलैंड की तरह दिख रही थी। बारिश और पानी की लहरों के अलावा कोई और शहर की आवाज जिंदा नहीं थी। ना कोई सॉन्ग, ना कोई कार, ना किसी की आवाज, यहाँ तक कि किसी कीड़े की आवाज तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों की आबादी वाला शहर बस एक रात में मर चुका था। मैंने आधी सिगरेट फूकी, वो मेरी आखिरी थी। उस धुएं में मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आई। पता नहीं वो किस हाल में होगी। ब्रेकअप के बाद वो साउथ में शिफ्ट हो गई थी। शायद वहां सब सेफ होगा। मेरे गांव में माँ बाप थे, वो पहाड़ों में रहते थे। पहाड़ इतने ऊंचे थे कि शायद पानी उन तक ना पहुंच सके। और गोडाउन में रखा मेरा सारा माल, वो फ्लड प्रोटेक्शन मटेरियल्स, वो सब इस वक्त पानी में डूब चुके होंगे, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मजाक था। तभी फिर किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, इस बार धीरे से। मैं हूं, ब्रदर लिन। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ब्रदर लिन का चेहरा एकदम सीरियस लग रहा था। तुझसे एक बात करनी है। ब्रदर लिन, कहिए। हमारी 13th फ्लोर पर सिर्फ 4 फैमिली रहती हैं। हमें एक साथ मिलकर रहना होगा। बिल्डिंग के वो लोग ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। मौत के सामने इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो अब क्या करें? मैंने पूछा। मेरे और ओल्ड जिंग के घर पर राशन पड़ा है, 1 वीक तो आराम से निकल जाएगा। पर वो शाओ यांग अभी जवान है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कुछ भी जमा नहीं किया। क्या तुम्हारे पास राशन है? काम चल जाएगा, थोड़ा हिसाब से यूज करूंगा तो हो जाएगा। तो ठीक है, पर ध्यान रखना कि किसी को तुम्हारे खाने के बारे में पता न चले। ऐसे टाइम पर खाना होना भी एक जुर्म है। ब्रदर लिन की जाने के बाद मेरा दिल और भी ज्यादा भारी हो गया था। बाहर रात हो चुकी थी, सिटी में कोई लाइट नहीं थी, चारों तरफ बस अंधेरा था। सिर्फ पानी की सतह पर कभी कभी वो डरावनी हरी लाइट चमक उठती थी। बारिश अभी भी हो रही थी। मैं विंडो के पास बैठकर बारिश की बूंदों और बहते पानी को देख रहा था, और मेरे कानों में कॉरिडोर से लोगों के रोने और गालियां देने की आवाजें आ रही थी। पहला दिन ही इतना मुश्किल है तो आगे क्या होगा? ये सोसाइटी वैसे भी लो लाइंग एरिया में है। अगर ऐसी ही भारी बारिश होती रही तो पूरी सोसाइटी डूब जाएगी। तब हम क्या छत पर मौत का वेट करेंगे, या फिर? मैंने इसके आगे सोचने की हिम्मत ही नहीं की। आधी रात को नीचे से लड़ाई की आवाजें आने लगी। ये पानी मेरा है, बकवास बंद कर, ये सबसे पहले मुझे मिला था। लड़ना बंद करो, सब गिर जाएगा। इसके बाद एक औरत की चीख सुनाई दी, कुछ टूटने की आवाजें आई और एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। सर्वाइवल के सामने इंसानियत एक पतले कागज की तरह फट जाती है। मैं अपने बेड पर लेट गया और ब्लैंकेट से अपने कान ढक लिए, पर मैं अपने अंदर बढ़ते हुए डर को नहीं छुपा पा रहा था। बारिश हो रही थी, पानी का लेवल बढ़ रहा था और हम बस इस आइलैंड पर मौत का वेट कर रहे थे। तीसरे दिन की सुबह कॉरिडोर में हो रहे बवाल से मेरी नींद खुल गई। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखा। कॉरिडोर पूरी तरह से लोगों से भरा पड़ा था। 7th फ्लोर के सारे लोग ऊपर आ गए थे। ब्लैंकेट, चावल, नूडल्स हर जगह बिखरे पड़े थे। हवा में पसीने की बदबू और एक बहुत ही घिनौनी स्मेल फैली हुई थी जिसे मैं बता भी नहीं सकता। पानी 7th फ्लोर तक आ गया है। ये न्यूज किसी बम की तरह फटी और लोगों का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। 7th फ्लोर भी डूब गया। हम और कितने दिन बचेंगे? सब छत पर चलो। क्या छत पर कोई रह सकता है? बाहर फिर से ओले गिर रहे हैं। मैं दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। पानी बढ़ने की स्पीड इतनी तेज थी कि हर दिन एक फ्लोर डूब रहा था। मुझे डर था कि अगले 6 दिन में पानी यहां तक आ जाएगा। मुझे कोई बैकअप प्लान सोचना ही पड़ेगा। मैं पूरे घर में पागलों की तरह काम की चीजें ढूंढने लगा। फ्लड बोर्ड्स, फ्लोट बोर्ड्स, रस्सी, लकड़ी के डंडे और तरह तरह के टूल्स। इतने सालों से फ्लड कंट्रोल का बिजनेस करने की वजह से मेरे घर में बहुत सा कबाड़ जमा था जिसे कोई नहीं पूछता था, पर आज वो सब किसी खजाने से कम नहीं थे। मैं काम कर ही रहा था कि किसी ने दरवाजा नॉक किया। लिटिल जो, मैं हूं, कुछ बात करनी है। मैंने पीप होल से बाहर देखा। ब्रदर लिन के पीछे ओल्ड जेंग और शाओ यांग भी खड़े थे। शाओ यांग एक गेम बूस्टर था जो नॉर्मली ज्यादा बाहर नहीं निकलता था। अभी उसका चेहरा पीला पड़ा था और वो बहुत कमजोर लग रहा था। साफ दिख रहा था कि वो भूखा है। सब अंदर आ जाओ, मैंने कहा। हम चारों लिविंग रूम में बैठ गए और वहां का टेंशन एकदम हैवी था। ब्रदर लिन सबसे पहले खड़े हुए। हम सब जानते हैं कि अभी क्या हालत है। हमें अपने लिए कोई बैकअप प्लान बनाना होगा। हमारे पास क्या बैकअप प्लान हो सकता है? पानी इतनी स्पीड से बढ़ रहा है और रेस्क्यू टीम का तो नामो निशान नहीं है। इसीलिए तो हमें बैकअप प्लान चाहिए। मेरा एक आइडिया है, हम सब टीम अप कर लेते हैं। टीम अप कैसे? सबसे पहले हम अपना सारा सामान शेयर करेंगे। किसके पास कितना राशन है ये हम सबको पता है। शेयर करने का मतलब ये नहीं कि सब मुझे दे दो, बल्कि हम उसे एक जगह रखकर हिसाब से यूज करेंगे ताकि सबको खाना मिल सके। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शाओ यांग ने कहा। मुझे पता है, इसीलिए तो टीम अप करना जरूरी है। तुम्हारी बॉडी अच्छी है, तुम ज्यादा काम कर सकते हो। दूसरा, हमें भागने का रास्ता तैयार रखना होगा। अगर पानी सच में 12th फ्लोर तक आ गया तो हमारे पास कोई जगह होनी चाहिए। छत पर जाए? सिर्फ छत नहीं, लिटिल जो फ्लड कंट्रोल का काम करता है, उसके पास जरूर कोई आइडिया होगा। सब मुझे देखने लगे। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और सच में मेरे पास एक आइडिया था। मेरे घर में फ्लोट बोर्ड्स और रस्सी है। हम छत पर एक टेम्पररी टेंट बना सकते हैं, पर सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। हमें प्लास्टिक, लकड़ी के डंडे और वो सब चीजें चाहिए जो पानी में तैर सके। तैरने वाली चीजें, डिलीवरी बॉक्सेस, खाली बॉटल्स, फोम, जो कुछ भी पानी पर तैर सके। मान लो अगर छत भी सेफ नहीं रही तो कम से कम हम एक राफ्ट तो बना सकेंगे। कोई कुछ नहीं बोला। राफ्ट बनाने का मतलब था इस खतरनाक बाढ़ में जान जोखिम में डालना, जो कि सीधे सीधे मौत को बुलावा देना था। अभी इतना आगे का मत सोचो। अभी सबसे जरूरी है कि हम सेफ्टी मजबूत करने के लिए सामान ढूंढे। ओल्ड जैंग, तुम स्टेयर्स पर जाकर देखो, जो भी काम की चीज मिले उसे उठा लाओ। शाओ यांग, तुम और लिटिल जो जाकर सबके दरवाजे नॉक करो और पूछो कि कौन हमारी टीम में आना चाहता है। क्या वो लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे तो भी मनवाना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो एक साथ रहना ही होगा। मैं और शाओ यांग घर से बाहर निकले। कॉरिडोर सुबह से भी ज्यादा गंदा हो चुका था।
कोई कोने में बैठकर टॉयलेट कर रहा था और बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। कोई एक हाई एनर्जी बिस्किट के लिए हाथापाई कर रहा था। मैंने 1201 का दरवाजा नॉक किया। भाई, हम 12th फ्लोर के कुछ पड़ोसी सोच रहे थे कि मेरी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजा जोर से मेरे मुंह पर बंद हो गया। लगातार कई लोगों के मना करने के बाद शाओयांग की हिम्मत टूट गई। रहने दो, ऐसे टाइम पर सब सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं, चलो और ट्राई करते हैं, मैंने कहा। हम 1203 पर गए। यहाँ एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। आदमी एक स्पोर्ट्स टीचर था और उसकी वाइफ हॉस्पिटल में नर्स थी। हम एक टीम बना रहे हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। समझ रहे हो कैसी हेल्प? मैंने उन्हें अपना पूरा प्लान बताया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। हम टीम में आने को तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? खाना शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सबको बराबर मिलना चाहिए। और हाँ, मैं एक नर्स हूँ। अगर किसी को चोट लगी या कोई बीमार हुआ तो मैं इलाज कर सकती हूँ, पर दवाइयाँ तुम लोगों को लानी पड़ेंगी। ठीक है, डन। इस तरह हमारी टीम में 6 लोग हो गए। दोपहर के बाद हमने काम स्टार्ट कर दिया। ओल्ड जेंको कॉरिडोर से बहुत सारा सामान मिल गया था। कुछ लकड़ी के बोर्ड, कुछ कूल बॉक्सेस, कुछ चीजें ऐसी थी जो लोगों ने फेंक दी थी और कुछ उसने एक्सचेंज करके ली थी। 8वें फ्लोर पर एक फैमिली चली गई है और उनका दरवाजा खुला था। मुझे वहां से 2 बोरी चावल और एक टूल बॉक्स मिल गया, उसने बताया। मैंने ये नहीं पूछा कि उनके चले जाने का क्या मतलब था। ऐसे टाइम पर इतना ज्यादा सोचना बेवकूफी थी। ब्रदर लिन आर्मी के इंजीनियरिंग कैंप में थे, इसलिए छत पर टेंट डिजाइन करने का काम उन्होंने लिया। छत पर एक सिग्नल बॉक्स है, उसे थोड़ा एडजस्ट करके हम वहां रह सकते हैं। चारों तरफ फ्लड बोर्ड्स लगा देंगे और छत को थोड़ा तिरछा कर देंगे ताकि बारिश का पानी नीचे बह जाए। क्या हम बारिश का पानी स्टोर कर सकते हैं? मैंने पूछा। हाँ, मेरे पास प्लास्टिक पाइप और वाटर टैंक है। हम पानी जमा करने का एक सिंपल सा सिस्टम बना सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है। अभी सबसे ज्यादा कमी साफ पानी की ही है। बहुत से लोग तो गंदा पानी पी रहे हैं। स्पोर्ट्स टीचर अवे में बहुत ताकत थी, इसलिए सारा भारी सामान उठाने का काम उसका था। भले ही वो स्कूल में बच्चों की प्रैक्टिस कराता था, पर इस काम में उसकी भी हवा टाइट हो गई। ये काम तो बच्चों को ट्रेनिंग देने से भी ज्यादा थका देने वाला है। शाम होते होते हमने छत पर एक सिंपल सा ढांचा खड़ा कर लिया था। भले ही वो ज्यादा खास नहीं था, पर कम से कम हवा और बारिश तो रोक ही सकता था। बाकी का काम कल करेंगे। आज रात सब घर जाकर सो जाओ। कॉरिडोर में पहरा देने के लिए एक आदमी की ड्यूटी लगा दो। पहरा? हाँ, ताकि कोई हमारा सामान न तोड़ दे या फिर सबको चुरा कर न ले जाए। रात में फिर से ओले गिरने लगे। मैं विंडो के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। पानी ने 6th फ्लोर को पूरी तरह डुबा दिया था और अब 7th फ्लोर की तरफ बढ़ रहा था। पानी पर बहुत सारा कबाड़ तैर रहा था, डस्टबिन्स, गाड़ियों के टुकड़े और कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता था। सामने वाली बिल्डिंग की हालत और भी खराब थी। कुछ विंडोज खुली थी, अंदर पूरा अंधेरा था। पता नहीं लोग भाग गए थे या फिर तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। सामने वाली बिल्डिंग के 5th फ्लोर की एक विंडो में कोई परछाई हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ खा रहा है, पर उसके खाने का स्टाइल एकदम पागलों और जानवरों जैसा था, जैसे कोई मॉन्स्टर हो। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उस पर लाइट मारी। वो परछाई तुरंत छुप गई। क्या वो कोई जिंदा इंसान था या फिर मेरा वहम? मैं ये सोच ही रहा था कि तभी कॉरिडोर में अचानक बहुत खतरनाक लड़ाई की आवाज गूंज उठी। ये ब्रेड मेरा है, झूठ मत बोल, ये मेरा है, बकवास बंद करो, अगर आप कोई लड़ा तो मैं तुम सबको नीचे फेंक दूंगा। गाली गलौज अब हाथापाई में बदल चुकी थी। कुछ फटने की आवाजें, किसी के दीवार से टकराने की आवाज और एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सब आपस में मिक्स हो गई थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि बाहर जाऊं या नहीं, तभी ब्रदर लिन वहां पहुंच गए। तुम लोग करना क्या चाहते हो? वो लोग लड़ना बंद कर चुके थे, बस दूर से एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। दोनों एक एक कदम पीछे हटो और इसे आधा आधा बांट लो। अगर अब किसी ने बवाल किया तो सीधा नीचे 8th फ्लोर पर भेज दूंगा। वहां वैसे भी कोई नहीं है। कोई भी 8th फ्लोर पर नहीं जाना चाहता था। वो जगह डूब चुकी थी। कॉरिडोर में अचानक एकदम सन्नाटा छा गया, पर हम सब जानते थे कि ये शांति सिर्फ कुछ देर की है। सुबह होने से पहले ही एक बहुत ही अजीब आवाज से मेरी नींद खुल गई। वो आवाज उबलते हुए पानी जैसी थी, एकदम गुलगुल। मैं उठा और ध्यान से सुना तो पता चला कि वो आवाज वॉशरूम से आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि टॉयलेट सीट से पानी बाहर उबल रहा था। उस पानी का कलर एकदम डार्क ब्राउन था और उसमें से बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी। ड्रेन पाइप पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था और गंदा पानी उल्टा अंदर आ रहा था। मैंने जल्दी से वाटरप्रूफ कपड़ा लिया और टॉयलेट सीट में ठूस दिया, फिर उसे टेप से सील कर दिया। पर गंदा पानी अभी भी फ्लोर की नाली और दूसरे पाइप से बाहर आ रहा था। देखते ही देखते पूरा टॉयलेट गंदे पानी से भर गया। बदबू इतनी तेज थी कि झेली नहीं जा रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में टॉयलेट का दरवाजा बंद करना पड़ा और वाटरप्रूफ सामान से सारे गैप सील करने पड़े। पर यह सिर्फ एक टेम्परेरी फिक्स था। गंदा पानी कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि आप टॉयलेट यूज नहीं कर सकते थे, तो आगे चलकर टॉयलेट कैसे जाएंगे? जब सुबह हुई तो मुझे पता चला कि सिर्फ मेरे घर का नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका था। कॉरिडोर में बहुत ही गंदी बदबू फैली थी। कुछ लोग तो विंडो पर ही अपना काम निपटा रहे थे और नंबर 2 को पैकेट में पैक करके सीधा बाहर फेंक रहे थे। अपनी जान बचाने के इस खतरनाक टाइम पर मैनर्स और इज्जत जैसी बातें एकदम खोखली और बेवकूफी भरी लगने लगी थी। हम चुपचाप बैठकर वेट नहीं कर सकते। ब्रदर लिन ने हम सबको एक साथ बुलाया। हम अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें जल्दी से छत वाला टेंट पूरा करना होगा, पर अभी तो सामान ही पूरा नहीं है, तो जाकर सामान ढूंढ कर लाओ।
पानी अभी भी बढ़ रहा था, पर उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई थी। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जितना हो सके उतना सामान जमा कर लो। कहाँ ढूंढने जाए? सामने वाले मॉल में। सब एकदम चुप हो गए। सामने वाली बिल्डिंग में जाने का मतलब था इस खतरनाक बाढ़ में 30 मीटर तक तैर कर जाना। पानी का बहाव बहुत ही जानलेवा था। ये सीधा सीधा मौत के मुंह में जाने वाली बात थी। अभी आगे आया, मैं जाऊंगा, मेरी स्विमिंग अच्छी है, मुझे भी साथ ले चलो। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बहादुर था, पर मुझे याद था कि सामने वाली बिल्डिंग में एक हार्डवेयर की दुकान थी। अगर किस्मत अच्छी रही तो हमें बहुत काम का सामान मिल सकता था। क्या सच में ये रिस्क लेना जरूरी है? ये रिस्क लेना पड़ेगा। लिटिल चो, क्या तुम्हारे पास रस्सी है? हाँ, एक मोटी रस्सी है, बहुत मजबूत है। तो प्लान फिक्स है। कल सुबह जैसे ही ओले गिरना बंद होंगे, हम निकल जाएंगे। उस रात मैं करवटें बदलता रहा। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। कल का मिशन बहुत ही खतरनाक था, पर अगर हम नहीं गए तो यहाँ बैठकर मौत का वेट करना और भी डरावना था। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। ये सिटी धीरे धीरे पानी में डूब रही थी, पर हम अभी भी जिंदा रहने के लिए पूरी जान लगा रहे थे। चौथे दिन की सुबह ओले गिरना बंद हो गए। मैं और अवेई होटल की खिड़की पर खड़े इस गंदे फ्लड के पानी को देख रहे थे। पानी का बहाव एकदम खतरनाक था और वो अपने साथ हर तरह का कचरा बहा कर ला रहा था। एक वॉशिंग मशीन पानी में गोल गोल घूम रही थी, अचानक किसी चीज से टकराई और तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। अवेई ने एक लंबा सांस लिया। क्या तुम्हें डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा, तुम यहाँ ध्यान रखो, मैं पहले जाकर ट्राई करता हूँ। मेरे दिल में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, पर हालात ही ऐसे थे कि मजबूरी में आगे बढ़ना ही था। ब्रदर लिन ने हल्के से मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया। अगर नहीं हो सके तो वापस आ जाना, अगर जान ही चली गई तो फिर सब खत्म हो जाएगा। मैं समझ गया। मैंने एक लंबा सांस लिया और खिड़की से बाहर अपना शरीर निकाला। बारिश की बूंदें जिस्म पर ठंड का एहसास करा रही थी। मैं धीरे धीरे उस तूफानी पानी में उतरा, दांत पीसकर पानी के टेम्परेचर की आदत डाली और पूरी ताकत से दूसरी तरफ तैरने लगा। बीच में पानी का बहाव एकदम पागल था। जैसे ही मैं अंदर गया, एक तेज लहर ने मुझे पानी में खींच लिया। गंदा पानी मेरी नाक और मुंह में भर गया। उसकी बदबू इतनी घटिया थी कि मुझे उल्टी आने लगी। अवेई पीछे से जोर से चिल्लाया, रस्सी को कस के पकड़े रहना। मैंने रस्सी को कस के पकड़ लिया और उसके सहारे आगे तैरने लगा। 30 मीटर की दूरी जो नॉर्मल स्विमिंग पूल में आसान होती है, अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी उफनती नदी में गिर गया हूं। एक फ्लावर पॉट मेरे सिर के ऊपर से रगड़ता हुआ निकल गया। अगर वो डायरेक्ट टकराता तो मैं वहीं बेहोश हो जाता। आखिर में मैंने सामने वाली बिल्डिंग की विंडो ग्रिल को पकड़ लिया और अवेई खुशी से हाथ हिलाने लगा। फिर मैंने रस्सी को विंडो फ्रेम पर कस के बांध दिया, जिससे आगे का रास्ता आसान हो गया। मैं मॉल के 5th फ्लोर में घुस गया। अंदर पूरा कबाड़ खाना था, चीजें जमीन पर बिखरी थी और वहां कोई इंसान नहीं था। पता नहीं लोग कब भाग गए या शायद भाग ही नहीं पाए। मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहता था और सीधा नीचे भागा। 4th फ्लोर की हार्डवेयर शॉप पानी में डूबी हुई थी। बड़ा दरवाजा खुला था। मैंने पानी के अंदर डुबकी लगाई और ढूंढने लगा। मुझे स्टील वायर के कुछ बंडल, कीलों का एक डब्बा और कुछ वाटरप्रूफ माल मिला। सबसे बढ़िया चीज जो मिली वो फ्लोट बोर्ड्स का एक ढेर था, जो बोट बनाने के लिए एकदम सही थे। मैंने सारा माल बांध लिया और बड़ी मेहनत से खींचकर 5th फ्लोर पर लाया। अवेई वहां बेचैनी से वेट कर रहा था और मुझे सेफ वापस देकर उसने राहत की सांस ली। जल्दी बाहर आओ, क्लेश हो गया है। मैं रस्सी के सहारे तैरकर वापस आया और जैसे ही खिड़की पर पहुंचा, बिल्डिंग के अंदर बवाल और शोर सुनाई दिया। बाहर निकालो, बिल्डिंग में किसी के पास खाना है, दरवाजा तोड़ दो, इसे तोड़ डालो। मैंने और अवेई ने एक दूसरे को देखा और ऊपर की तरफ भागे। 2nd फ्लोर पर पूरा पागलपन मचा था। 10 से ज्यादा लोग 1203 रूम के दरवाजे पर भीड़ लगाए थे। कुछ लोग डंडे से मार रहे थे और कुछ अपने जिस्म से टक्कर मार रहे थे। अवेई की पत्नी श्याओ यू अंदर रो रही थी। प्लीज तुम लोग अंदर मत आओ, बाहर निकालो वरना दरवाजा तोड़ देंगे। हाँ, ऐसा क्यों है कि तुम्हारे पास खाना है और हम भूखे मर रहे हैं? सही बात है, खाना है तो बांटना चाहिए, तुम इसे छुपा कर क्यों रखे हो? बाहर निकालो, सब पड़ोसी हैं, क्या तुम हमें मरने दोगे? रोने वाली बात तो ये थी कि यही लाइंस मैंने 2 दिन पहले ही सुनी थी, जब किसी ने मुझसे यही सब कहा था। अवेई ने भीड़ को धक्का दिया और दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया। अगर किसी ने मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो मैं उसके साथ ही मरूंगा। ठीक है, आजा, साथ मरते हैं। लड़ाई बस शुरू ही होने वाली थी और जब दोनों आमने सामने थे, एक आदमी वहां आया। भीड़ पीछे हट गई। 10th फ्लोर से ब्रदर फेंग आगे आया। वो एक बार चलाता था। बाहर से देखने में तो भला आदमी लगता था, पर असल में बहुत ही घटिया और जालिम था। ब्रदर फेंग, उनके पास अभी भी खाना है। वो खाना बांटना नहीं चाहते। हम सब पड़ोसी हैं, शांति से रहना चाहिए। आधा रेशन दे दो और बाकी आधा खुद रख लो। क्यों? ब्रदर फेंग के पीछे से 5-6 ताकतवर गुंडे बाहर आए, जिनके हाथ में हथियार थे। साफ दिख रहा था कि उसने सब पहले से सेट कर रखा था। ब्रदर लिन आगे बढ़े। बॉस फेंग, बात को इतना आगे मत बढ़ाओ। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, तुम मर्द आदमी हो, तुम समझदार हो और जानते हो अभी क्या हालात है। या तो आधा दे दो या फिर। ब्रदर फेंग ने एक कुत्ते जैसी हंसी हंसी। उसके चेहरे पर धमकी थी। आधा दे दो।
हमने हार मान ली। अवई ने माथे पर सिलवटें ली, गुस्से से उसके दांत कचकचाने लगे। जाने दो, जिंदा रहेंगे तभी उम्मीद बचेगी। दरवाजा खुलने के बाद ब्रदर फेंग के आदमी अंदर घुस गए। उन्होंने कैबिनेट्स को पूरी तरह से उलट पलट कर दिया और 2 बॉक्स बिस्किट, एक थैला आटा और कुछ दवा की बोतलें निकाली। बस यही था। उन्होंने फिर से सब ढूंढा पर उन्हें और कुछ नहीं मिला। इसे उठा लो, ब्रदर फेंग ने ऑर्डर दिया। उसके आदमी 1 बॉक्स बिस्किट और आधा थैला आटा ले गए। नीचे जाने से पहले वो मेरे पास आया। लिटिल जू, तुम्हारे हाथ में जो रेशन है उसे धीरे धीरे खाना। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं पंगे में फंस गया था। ब्रदर फेंग के जाते ही भीड़ भी गायब हो गई, पर हम जानते थे ये तो बस शुरुआत थी। सब मेरी गलती है। मुझे दरवाजे के पास खाना नहीं चाहिए था। उन्होंने आवाज सुन ली। तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो कभी ना कभी होना ही था। हम 6 लोग कमरे में बैठे थे और माहौल एकदम भारी था। अब क्या करें? ब्रदर फेंग और उसके आदमी साफ तौर पर हमें टारगेट कर रहे हैं। हमें पलट कर वार करना होगा। पागलपन मत करो, हम उन्हें हरा नहीं सकते। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। कौन सा रास्ता? लिटिल जू, तुमने सामने से क्या क्या लाया था? कुछ चीजें हैं और फ्लोट बोर्ड्स। क्या इन पे बैठकर बोट जैसा जा सकते हैं? ब्रदर वू, तुम्हारा मतलब? भागने का बैकअप रेडी रखें। ब्रदर फेंग चुप नहीं बैठेगा। बाकी लोग भी फायदा देखेंगे तो लूटेंगे। हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें भागना पड़ेगा। पर भागकर जाएंगे कहां? मैंने नोटिस किया है साउथ की तरफ 3 किलोमीटर दूर एक ऊंची जगह है, एक बड़ी बिल्डिंग। उसकी 30वीं फ्लोर शायद अभी तक डूबी नहीं होगी। 3 किलोमीटर! इस फ्लड के पानी में 3 किलोमीटर बोट चलाना, ये प्लान एकदम भयंकर और पागलपन लग रहा है। पहले बोट रेडी कर लेते हैं। रुक सके तो ठीक है, पर जब पीछे हटने का कोई रास्ता ना बचे तो जान पे खेलना ही पड़ेगा। उसी रात हमने चुपचाप अपना मिशन स्टार्ट कर दिया। मैंने बोट डिजाइन करने की जिम्मेदारी ली, बेस के लिए फ्लोट बोर्ड्स लगाए और तैरने की पावर बढ़ाने के लिए कूलर्स का यूज किया। लकड़ी के डंडे और रस्सी से सब टाइट किया। उस पे 2 या 3 लोग आराम से बैठ सकते थे। अवेई और ओल्ड जैंग और सामान ढूंढने गए। अंधेरे के सहारे वो उन घरों में घुसे जहां कोई नहीं था और कुछ डंडे और प्लास्टिक के बेसिन्स उठा लाए। शायू ने घर की बैंडेजेस को लपेटकर रस्सी की तरह यूज करने को दिया। शाओ यांग की फिजिकल स्टैमिना वीक थी, पर वो ध्यान बहुत देता था। उसने बोट चेक करने में मेरी मदद की। सुबह के 4 बजे दूसरी बोट भी रेडी हो गई थी। थोड़ी जुगाड़ू लग रही थी। रास्ते में अगर एक खराब हुई तो दूसरी यूज करेंगे। जब काम बस खत्म ही होने वाला था, कॉरिडोर में अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। हमने दरवाजा खोलकर देखा तो हमारे दरवाजे के बाहर एक आदमी जमीन पर पड़ा था। उसके सिर पर किसी ने मारा था। तुम्हें क्या हुआ? दे दो, सामान दे दो। बिल्डिंग में किसी ने नहीं दिया। वो आदमी अपनी आधी बात बोलते ही मर गया। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा छा गया। सबको समझ आ गया था कि मामला अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जिंदा रहने के लिए इंसान अब जानवर बन चुके थे। देख क्या रहे हो? अगर आगे से किसी ने राशन नहीं दिया तो उसका यही हाल होगा। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। किसी को मरते देखने की वजह से नहीं, बल्कि मुझे अचानक ब्रदर फैंग का मास्टर प्लान समझ आ गया था। वो अपना भौकाल और खौफ सेट कर रहा था। डर से पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करना चाहता था और इस जगह को अपना राज बनाना चाहता था। हमारे जैसे लोग जो उसकी बात नहीं मान रहे, वो उसके सबसे पहले टारगेट होंगे जिसको वो खत्म करेगा। हम आज रात ही निकल जाएंगे। अगर और टाइम बर्बाद किया तो हम निकल नहीं पाएंगे। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। यहां ऐसे ही मरने का वेट करने से अच्छा था कि रिस्क लेकर जान बचाई जाए। खिड़की के बाहर फिर से ओले गिरना शुरू हो गए थे। पानी का लेवल 10th फ्लोर तक पहुंच गया था। शहर लगभग पूरा डूब चुका था और इंसानियत तो पहले ही मौत के गड्ढे में गिर चुकी थी। छठे दिन हालात और भी बेकार हो गए। एक गंदी बदबू ने मुझे सुबह जगाया। ये कोई आम बदबू नहीं थी, ये किसी सड़ी हुई चीज की उल्टी दिला देने वाली बदबू थी। कॉरिडोर का सीन देखकर मेरा दिल बैठ गया। हर जगह कीचड़ और पॉटी फैली थी। प्लास्टिक बैग्स खत्म होने के बाद लोग बस वहीं जमीन पर ही अपना काम कर रहे थे। कीड़े और मैगेट्स के झुंड थे और मक्खियां कॉरिडोर में पूरे टाइम भिन भिन कर रही थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि लोग बीमार पड़ रहे थे। खु खु 10th फ्लोर से खांसी की आवाज आई, फिर एक भारी सांस लेने की आवाज। मैंने अपनी नाक ढकी और नीचे देखने गया। एक मिडिल एज्ड आदमी कॉरिडोर के कोने में सिकुड़ कर बैठा था। उसकी बॉडी सूख चुकी थी और चेहरा पीला था। वो लगातार पीली बलगम खांस रहा था और उसके पास में ही उल्टी का गंदा ढेर पड़ा था। भाई तुम ठीक हो? उस आदमी ने बड़ी तकलीफ से अपनी बॉडी हिलाई और हाथ आगे किया। पानी, मुझे पानी पीना है। मैं एक पल रुका और घर वापस जाकर उसके लिए एक बोल पानी लाया। उसने एक सांस में सब पी लिया, पर तुरंत ही सब वापस उगल दिया। उसने बाढ़ के पानी का यूज किया था। पिछली बार मैंने उसे इसी गंदे पानी से अपने जख्म धोने देखा था और पानी को साफ भी नहीं किया था। हाँ, अब समझ आया। उसने इस बाढ़ के पानी से अपने जख्म धोने की हिम्मत की। कोई भी बीमारी फैलने के डर से उसके पास नहीं जा रहा था। मैं भी तुरंत वहां से भाग गया। इस टाइम पर अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में था। ब्रदर लिन दवाई पकड़े सबको बांट रहे थे। आइबुप्रोफेन फीवर के लिए है, हर किसी को बस 2 टैबलेट मिलेंगी, हिसाब से यूज करना। जायू ने भी कुछ दवाइयां बांटी। मेरे पास कुछ एंटीबायोटिक्स और लूज मोशन की टैबलेट्स हैं। सब छुपा कर रखना। अगर किसी को पता चल गया तो हमें आधा देना पड़ेगा या फिर
उसकी बात खत्म होने से पहले ही अचानक दरवाजा पीटने की आवाज आई। बाहर आओ, कमेटी वाले हैं। ऐसे टाइम में भी कोई कमेटी? ब्रदर लिन ने हमें दवाइयां छुपाने को कहा। वो खुद आगे गए और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर ब्रदर फेंग खड़ा था और उसके पीछे लाल पट्टी बांधे एक मोटा आदमी खड़ा था। ब्रदर लिन, ये अभी अभी एक नई म्यूचुअल एड कमेटी बनी है। मैं इसका हेड हूं। अब से सारा राशन हम लोग मिलकर बांटेंगे। तुम्हारा खुद का हेड किस काम का? बिल्डिंग में बीमार लोग हैं जिनका इलाज करना है। जिस घर में भी दवाई है उसे लाकर देना होगा ताकि हम हिसाब से बांट सके। ब्रदर फेंग ने हाथ से इशारा किया और उसके पीछे के लोग अंदर घुसने लगे। ब्रदर लिन ने दरवाजा ब्लॉक कर दिया। बॉस फेंग, ये ठीक नहीं है ना? है, ठीक नहीं है। पूरी बिल्डिंग नरक बन चुकी है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चुपचाप बात मान लो, इसमें सबका भला है, वरना बवाल हो गया। 10th फ्लोर पर कोई मर गया था। हमारा लफड़ा चल ही रहा था कि अचानक नीचे से एक भयंकर चीख आई। ब्रदर फेंग का चेहरा बदल गया और हमें छोड़कर अपने बंदों के साथ नीचे भागा। हम भी उसके पीछे गए। हमने देखा कि वो पहले वाला बीमार आदमी मर चुका था। उसकी बॉडी दीवार से टिकी हुई थी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, जिसमें कोई जान नहीं थी। जल्दी इसको बाहर निकालो, पानी में फेंक दो। ये ठीक नहीं है ना? नहीं फेंकना तो क्या इसकी पूजा करनी है या फिर साथ में इन्फेक्शन लेके मरना है? छत पर फेंक दो। छत खुली है, वहां से इन्फेक्शन जल्दी नहीं फैलेगा। आगे से कोई बीमार हो तो चुपचाप जाकर खुद छत पर आइसोलेट हो जाना। ये लाइन भीड़ में एक बम की तरह फटी। इसका सीधा मतलब तो मरने का वेट करना था। छत पर सिर्फ बारिश और बर्फ थी। एक बीमार इंसान वहां कैसे जिंदा रहेगा? अगर छत पर नहीं भेजेंगे तो क्या यहीं कॉरिडोर में रखें? मरना है तो दूसरों की जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? कोई कुछ नहीं बोला। 2 आदमियों ने लाश को उठाया और सीढ़ियों की तरफ चल दिए। पास से गुजरते वक्त मैंने देखा कि मरने वाले की बॉडी एकदम सफेद पड़ चुकी थी और होंठों पर खून लगा था। ये बस शुरुआत थी। शाम होते होते 4 नए बीमार आ गए। खांसी, चक्कर और फीवर, सब आम कोल्ड की तरह लग रहा था। ये हवा की प्रॉब्लम थी। कॉरिडोर में भीड़ ज्यादा थी और हवा पास नहीं हो रही थी। हर जगह बैक्टीरिया थे। हवा का रास्ता खोलना था और इलाज भी करना था। मैंने देखा है किसी ने कपड़े से खिड़की का कांच सील कर दिया है और किसी ने तो रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया है। ऐसे नहीं चल सका। पर अगर उन्हें पता चल भी गया तो वो क्या कर लेंगे? बारिश का पानी अंदर आएगा और अगर ओले गिरे तो लोगों को लग जाएगी। थोड़ी देर में बीमार लोगों की गिनती बढ़ गई। ब्रदर फेंग अपने बंदों को लाया और उन सबको घसीटकर छत पर ले गया। जो लोग लड़े उनको सीधा रस्सी से बांधकर उठा लिया। प्लीज छोड़ दो, मुझे बस थोड़ी ठंड लग रही है, ऐसा मत करो। दोस्तों, एनिमे के अभी 3 ही एपिसोड आए थे जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर फ्यूचर में और आएंगे तो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बाकी दूसरी सीरीज को एंजॉय करें।